दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस के लिए हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि भाषा की मूल इकाई है क्या है। अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है और वर्णमाला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि भाषा की जो मूल इकाई है वह ध्वनि है। व्याख्या देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई जो है वह वाक्य है और वाक्य से छोटी इकाई जो है वह उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी कि शब्द और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा की मूल इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई जो है वह ध्वनि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प ए यानी कि सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। यहाँ पर जो चिन्ह साइन प्रयोग हुए हैं तो उनका हमको यह बताना है कि किस वाक्य में जो है वो सही साइन का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प सी यानी कि सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। तो इन चारों में जो सबसे शुद्ध लिखा गया वो विकल्प डी में, यानी कि आप जानते हैं कि जब जो है अपोजिट यानी कि विलोम शब्द एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको योजक चिन्हों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुख दुख में भी योजक चिन्ह लगा है, फिर कॉमा लगा है और उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, यानी कि वह इनमें से एक को जानता है। तो यहाँ पर यह बताना है कि संज्ञा में जो है किसका प्रयोग किया गया है। तो यानी कि वह इनमें से एक को जानता है, यानी कि आदमी महिला या पुरुष खड़े हैं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि वह इनमें से एक को जानता है। तो एक यानी कि उस आदमी का जो है संज्ञा के रूप में जो है वहां पर वर्णन किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि वो इनमें से एक को जानता है। तो एक जो है वह संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सर्वनाम का जो भेद होता है उसमें गुणवाचक कोई भेद नहीं होता। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि यह विशेषण का भेद है और वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहला जो होता है वह पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा जो है प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा अनिश्चयवाचक और छठवां जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। यहाँ पर हमको यह बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो है विशेषण, विशेष्य कारक और विकृत अवयव। तो दोस्तों क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द बताना है। तो दोस्तों आपको अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट होगा। यहाँ पर हम केवल हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे और चैनल पर जो है पैरेलल जीके जीएस का भी मॉडल पेपर चलाया जा रहा है। तो जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो यहाँ पर सोहन गाँव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द बताना है कौन सा है। तो दोस्तों देख रहा है यही जो है यह क्रिया है, यानी कि विकल्प सी जो है देख रहा है यह क्रिया शब्द है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द देख रहा है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उससे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देखना इत्यादि। क्रिया जो है विकारी शब्द है जो रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है क्या है। संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर जो हजारों शब्द है वह एक विशेषण की तरह प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। संचार, पालन और ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट और अक्षुण्णता, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। तो दोस्तों इस प्रश्न में का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, यह सभी शब्द जो है वह पुल्लिंग है।
वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, यानी कि बिल्ली बिल्लियां, पेड़ यानी कि पेड़ों, खंभा का खंभे और रस्सी का रस्सियां। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि पेड़ का पेड़ों जो है यह शब्द असंगत शब्द युग्म है, यानी कि पेड़ पेड़ों वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है, न कि पेड़ों। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पेड़ का जो बहुवचन होता है वो पेड़ ही होता है, न कि पेड़ों। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है आपको सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, यानी कि जहां पर कंडीशन लग जाती है, तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल जो है वह प्रयोग होता है, यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती में क्रिया का हेतु हेतु मद भूतकाल है, और जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारणवश कार्य हो नहीं पाया, वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे दोस्तों कि अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि भाववाच्य। तो यहां पर देखेंगे हम कि अकर्मक धातुओं से बनने वाले और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाले वाच्य भाववाच्य हैं। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को हम जो है भाववाच्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, कारक और सर्वनाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि उसे हम जो है कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहा जाता है। और कारक के 8 भेद होते हैं, तो आइए 8 भेदों को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर कारक और जो है उनकी विभक्ति चिन्ह, तो यानी कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह ने होता है। कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए, अपादान का से यानी कि अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, और अधिकरण का में पर, और संबोधन का हे अरे और हो जो है वह विभक्ति चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 13 कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है? अंगूठा, अंगुष्ठ, कुष्ठ का कोण, क्षण का छिन्न और काष्ठ का काठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि अंगूठा का जो अंगुष्ठ है यह असंगत है, यानी कि यह गलत है। दिए गए शब्द युग्मों में असंगत तत्सम तद्भव युग्म जो है वह अंगूठा और अंगुष्ठ है। अन्य सभी विकल्प संगत हैं। इसमें अंगुष्ठ तत्सम एवं अंगूठा जो है वह तद्भव होगा। तो यहाँ पर जो है तत्सम और तद्भव पहले जो है बताया गया है। तो यहाँ पर जो अंगुष्ठ है वह तत्सम और अंगूठा जो है वह तद्भव होगा, न कि अंगूठा तत्सम और अंगुष्ठ जो है वह तद्भव होगा। बाकी कुष्ठ का कोण, तो कुष्ठ यहाँ पर तत्सम है, कोण जो है तद्भव है, काष्ठ तत्सम, काठ जो है तद्भव, और क्षण और छिन्न जो है वह तत्सम और तद्भव युग्म जो है सही युग्म है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि निम्नलिखित में निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? निकृष्ट, निर्वाह, निर्भय और निर्दोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि निकृष्ट में निर उपसर्ग जो है वह नहीं लगा है, बाकी अन्य तीनों में निर उपसर्ग लगा है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? विकल्प ए आप, प, अनु और अन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मिलाप में जो प्रत्यय लगा है वह आप लगा है। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? औचक, अक्सर, डवाडोल यानी कि अस्थिर, झिड़कना का पुचकारना और गाफिल का खबरदार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह बताना है। तो यहाँ पर विलोम युग्म जो है सही नहीं है वह बताना है।
तो यहाँ पर औचक का अक्षर और यहाँ पर डमाडोल का अस्थिर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी यानी कि डमाडोल का अस्थिर। तो हमको यहाँ पर सही नहीं है वो वाला स्टेटमेंट बताना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प बी यानी कि डमाडोल का अस्थिर। अनिवार्य का विलोम शब्द है जरूरी, वैकल्पिक, पसंद और गैर जरूरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि अनिवार्य का जो है वो वैकल्पिक है। अनिवार्य का विलोम जो है वैकल्पिक होता है और विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे पसंद का विलोम नापसंद, जरूरी का विलोम गैर जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कामदेव के, गौरी सुत के, वंशीधर के और यक्षराज के। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कामदेव के। दिए गए शब्द कंदर्प, पंचसर और पुष्प धनवा शब्द कामदेव के पर्यायवाची हैं। बाकी वंशीधर का जो पर्यायवाची है वह गिरिधर, गोपाल, मुरारी और माखन चोर। गौरी सुत का गणपति, लंबोदर, गजमुख और मूषक वाहन। यक्षराज का कुबेर, धनद और धनपति जो है वो पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है मोद और हर्ष, अचल और प्रमोद, तनुज और आमोद, साल और उल्लास। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची मोद और हर्ष होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता दूरी, शेष, आकाश और हृदय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अंतर का जो अर्थ है वो आकाश नहीं होता है। बाकी शेष और हृदय शब्द अंतर के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? यानी कि ईश्वर का ईश्वरीय, झगड़ा का झगड़ालू, कुल का कुलीन और अज्ञान का अज्ञानता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अज्ञान का अज्ञानता जो है यह शब्द युग्म जो है असंगत है, यानी कि संज्ञा और विशेषण का यह शब्द युग्म जो है वो असंगत है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। यहाँ पर जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? मुकदमेबाज, गवाह, वादी, प्रतिवादी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि जो मुकदमा दायर करता है उसे हम जो है वादी कहते हैं। बाकी सबसे पहले गिना जाने वाला जो है वह अग्रगण्य कहलाता है। जो इंद्रियों का विषय न हो उसे अगोचर कहते हैं और जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको जो है अभियुक्त कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि उससे जो है एक शब्द में अनुयायी कहा जाता है। बाकी वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव प्राप्त किया गया उसे अनुभवी कहते हैं, जिससे बुलाया न गया उसे अनाहुत कहते हैं और जिसकी आशा न की जाए उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि हल संधि जो है वह स्वर संधि का कोई भेद नहीं होता है। बाकी यहाँ पर हम जो है मूल रूप से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि और यण जो है यह स्वर संधि के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि यथाशक्ति में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय और व्ययी और अव्ययी भाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास का प्रयोग किया गया है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है यह बताना है दोस्तों। तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है और क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी की रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया यह जो है अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य हम आइए देखते हैं कि इसका शुद्ध रूप होगा कि रात उसके प्राण पखेरु जो है उड़ गए, न कि उड़ गया। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि करुण रस का अस्थायी भाव है भय, विस्मय, शोक और जुगुप्सा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि करुण रस का जो अस्थायी भाव है वह शोक है। बाकी अन्य रसों के अस्थायी भाव हम देख लेते हैं। करुण का शोक, श्रृंगार का रति, वात्सल्य का वात्सलता और वीर रस का जो है अस्थायी भाव वह उत्साह होता है।
प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि छंद की गणना किससे की जाती है? शब्द और वर्ण, धातु और स्वर, वर्ण और मात्रा, वर्ण और पंक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि वर्ण और मात्रा से छंद की गणना की जाती है। छंद की गणना वर्ण और मात्रा से की जाती है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। और छंद के दो भेद होते हैं, पहला वाणिक छंद और दूसरा मात्रिक छंद। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहूँ जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाय निरंतर गावे में अनुप्रास अलंकार है। और वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। और आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना है। जैसे मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पहले पद में मो वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में सौ वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो है। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि अल्जीरिया में। तो साथियों यह प्रश्न जो है वो जीएसजीके का प्रश्न जो है इस बुक में प्रैक्टिस सेट में डाल दिया गया, तो आप इस प्रश्न को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 कि असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, यह बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए यानी कि बड़े बड़े खर्च पर ध्यान न देना, बाकी छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, यह जो है इस लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर इस लोकोक्ति का अर्थ है। बड़े बड़े खर्च पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है क्या? घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी, पट ब्याह, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए और आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बहुत कंजूसी के लिए एक लोकोक्ति है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? यानी कि आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और संयुक्त काल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि संयुक्त काल जो है कोई हिंदी साहित्य का विभाजन काल नहीं है। हिंदी साहित्य का संयुक्त काल के रूप में विभाजन नहीं किया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल जो है वह 1050 से 1375 तक, भक्ति काल 1350 से 1700 और रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल जो है 1900 से अब तक जो है वह चल रहा है। बाकी साथियों 4 प्रश्नों का उत्तर आपको यह गद्यांश पढ़कर देना है। तो आप सभी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर मैं यह जो है आपको दे दूंगा। तो आप जो है पीडीएफ को अच्छे से पढ़कर और आप जो है 4 प्रश्न है उनका आप उत्तर दे लेंगे। परंतु साथियों फिर भी मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक सोचना और किसी भी गिनती में न आना। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प डी यानी कि न 3 में न 13 में। इसका अर्थ होता है कि किसी भी गिनती में न आना। भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो साथियों यहाँ पर बताना है कि भर्त्सना का क्या तात्पर्य है। निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली और विरोध। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प यानी कि निंदा और तिरस्कार। लेखक की परेशानी का क्या कारण था, यह बताना है आपको। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प यानी कि लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। और दोस्तों प्रश्न नंबर 37 कि भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि कौरवों की सभी सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसलिए आज तक जो है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। तो साथियों यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मॉडल पेपर चल रहा है हिंदी को लेकर, वहाँ पर आज हमने सभी 37 प्रश्नों को व्याख्या सहित कंप्लीट कर लिया। तो जो भी साथी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर